नमस्कार साथियों। ज्योतिष में धन संपत्ति का गणित हम यह कैसे देखेंगे कि जातक धनवान होगा या वह धन के लिए, पैसे के लिए पाई पाई मोहताज रहेगा। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप किसी जन्म कुंडली में धन को, संपत्ति को, पैसा के आगमन को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गुरु बृहस्पति, द्वितीयेश और लग्न पर विचार करेंगे। यानी कि ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लग्न, गुरु और द्वितीयेश। तो इसके क्या क्या सूत्र हैं, मुख्य सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला सूत्र यह है कि यदि द्वितीयेश कमजोर स्थिति में है, द्वितीयेश यानी कि लग्न से जो दूसरा भाव होता है उसका जो स्वामी, उसमें जो राशि होती है उसका राशि स्वामी द्वितीयेश होता है। यह आप भली भांति समझ गए होंगे कि कुंडली के 12 भावों में जो राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं, उन राशि के अधिपतियों को उन भावों का ईश कहा जाता है, उन भावों का देवता कहा जाता है। इसलिए द्वितीय भाव के देवता को हम द्वितीयेश कहते हैं। द्वितीय भाव में जो राशि होती है उस राशि स्वामी को द्वितीयेश कहते हैं। और द्वितीय भाव कुंडली में धनभाव होता है। तो इसलिए यदि द्वितीयेश कमजोर स्थिति में हो और गुरु जो कि संपत्ति का देवता है वह द्वादश भाव में हो और लग्न पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो अपितु क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसी स्थिति में जातक के धन का नाश होता है और वह पाई पाई के लिए मोहताज होता है। वहीं दूसरा सूत्र क्या है जो जातक को महाधनपति बनाता है, और यह बिल्कुल सत्य है कि जिसकी कुंडली में यह योग होगा वह उच्च कोटि का धनवान होता है। वह कौन सा सूत्र है? यदि लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो और द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो जो कि लाभ का भाव है, और एकादशेश पुनः द्वितीय भाव में स्थित हो, इस प्रकार का संबंध यदि जन्म कुंडली में बन रहा है, आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वह करोड़पति और अरबपतियों की श्रेणी में आता है। धन का आगमन उसका स्वतः होता रहता है और धन का संचय उसका एक नैसर्गिक तौर पर होता ही रहता है। वह स्वयं धन अर्जित करने वाला होता है, यानी कि स्वयं से धनभाव का, लाभ भाव का एक प्रकार से जो त्रिकोण बनता है वह अद्भुत शैली का महाधनपति योग बनाता है। वहीं एक और मुख्य सूत्र है कि यदि द्वितीय भाव का संबंध किसी भी प्रकार से गुरु से हो जाए, गुरु बृहस्पति से हो जाए, तो यह स्वतः ही धन का कारक बन जाता है। यानी कि द्वितीय भाव से गुरु बृहस्पति का संबंध होने मात्र से जातक के धन का आगमन होता रहता है। और धन की मात्रा कैसे तय होगी, उसके लिए हमको देखना होगा गुरु बृहस्पति की शुभता, उसकी शुभता का कितना प्रतिशत है। उसकी यदि अशुभता है तो अल्प मात्रा में धन अर्जित होगा, धन तो अर्जित होगा। यदि वह बहुत उच्च कोटि का शुभ है, उच्च का है, नवमांश में उच्च का है, ऐसी स्थिति में जातक बहुत उच्च कोटि का धनवान होता है। वहीं अगला सूत्र है कि यदि द्वितीयेश, लग्नेश और एकादशेश नवमांश में उच्च के हों या स्वग्रही हों, अच्छी स्थिति में हों, तो जातक अवश्य ही धनवान होता है। उसके पास पैसों की कोई किल्लत नहीं होती। लेकिन वहीं एक ऐसा भी दुर्योग है जिसमें जातक पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। अथाह संघर्ष करने के बावजूद भी उसे धन प्राप्त नहीं होता। वह है कि यदि जन्म कुंडली का जो द्वितीयेश है वह सूर्य के साथ होकर के अस्त हो जाए और वहीं नीच का भी हो जाए, ऐसी स्थिति में जातक पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है और उसके पास जो पैतृक संपत्ति अर्जित की हुई है वह भी बिकवाली की स्थिति में आ जाती है। और एक केमद्रुम नाम का जो दुर्योग है वह तो आप जानते ही, वो चंद्रमा से बनता है, क्योंकि चंद्रमा भी एक धन का कारक है, संपत्ति का कारक है। यदि चंद्रमा से द्वितीय
और द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला हो, उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भले ही चंद्रमा उच्च का ही क्यों ना हो, तब भी कुंडली में केमद्रुम नाम का दुर्योग बनता है और जातक अपने जीवन में बहुत ही भारी गरीबी देखता है। ऐसा समय उसके जीवन में अवश्य आता है जब वह पाई पाई के लिए मोहताज होता है। तो यह था ज्योतिष में धन संपत्ति का गणित, धन संपत्ति के सूत्र। धन संपत्ति के और भी मुख्य सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, इनको वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए ये मुख्य सूत्र थे। नमस्कार।